हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो है हमारा यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना। तो आज डिस्कस करेंगे हम प्रेमबल के बारे में, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी प्रेमबल है यहाँ पर। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के हों, चाहे यूपी लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के, इवन हम बात करते हैं हम यूके एसएससी के जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो कांस्टेबल वाला हो, पटवारी लेखपाल वाला हो, तो उन सभी में जो इंडियन पॉलिटी है एक अच्छा खासा कवर यहाँ पर करती है एग्जाम में। तो कांस्टेबल वाला चाहे पेपर है यूके एसएससी का, यूपी एसएससी के पेट वाला जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर ये पॉलिटी अच्छा खासा कवर यहाँ पर पोर्शन कवर करती है। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में यहाँ पर के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसको एमसीक्यू के फॉर्म में। यदि आपको प्रस्तावना के डिटेल में जानना है तो उसका भी नीचे यहाँ पर हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके स्पेशल जो इंडियन पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी आप जाके इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर होने वाली है। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो अगर मेरा ये मानना है कि लगभग हमने यहाँ पर 60 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, तो यदि आप इन 60 प्रश्नों को यहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं और उनको, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसको भी यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो इन 60 प्रश्नों को सोल्व करने के बाद मेरा ये 100% का दावा है कि आपका जो है एग्ज़ाम में अब यहाँ से प्रश्न जो है वो गलत होने वाला नहीं है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में प्रस्तावना में उसको चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर वहाँ से क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उस कमेंट का लगातार हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट को जवाब भी दे रहे हैं। तो 100% मेरा दावा है कि आपका यहाँ पर, अगर आप इनको सोल्व करते हैं एमसीक्यू को, तो आपका यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। ये जो एमसीक्यू हैं ये एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने मन से यहाँ पर एमसीक्यू बनाए हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन का तरीका हो सकता है कि आप एमसीक्यू, एग्जाम में एमसीक्यू को यहाँ पर लगातार ही सोल्व करते रहें। मेरे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, यानी किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये कहा गया है यहाँ पर प्रस्तावना को। सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर ए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप संकल्प अकेडमी के परिवार को कितना बढ़ाते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप संकल्प अकेडमी के परिवार को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो हमारे जो संविधान निर्माताएं थी, वे सबसे अधिक जो ध्यान दिया गया था वो दिया गया था यहाँ पर प्रस्तावना में। क्योंकि जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर प्रस्तावना का पूरा उसमें निचोड़ है। यानी हम लोगों को किसी प्रश्न पर कोई डाउट होता है तो हम प्रस्तावना की वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रस्तावना पर सबसे विशेष ध्यान दिया गया था, और जितने भी की पॉइंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है वो किन शब्दों से यहाँ पर शुरू होती है। तो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें जो पहला यहाँ पर वर्ड है वो यहाँ पर है कि हम भारत के लोग। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो ये शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र कहने का यहाँ पर ये अर्थ है कि भारत का जो प्रमुख होगा वो यहाँ पर एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो अगर हम बात करते हैं राज्य का जो प्रमुख यहाँ पर होगा तो वो होगा यहाँ पर राष्ट्रपति। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कितने कार्यकाल यहाँ पर रखा गया है, तो वो रखा गया है यहाँ पर 5 ईयर के लिए। तो इसलिए भारत में जो है गणतंत्र है, और यहाँ पर जो निर्वाचित होता है वो हम में से ही, हमारे बीच में से ही चुनकर हम यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में भेजते हैं। अभी यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है वो यहाँ पर आप उस पर भी नज़र रख सकते हैं कि वो आदिवासी महिला हैं जो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट बनाई गई है। यानी वो एक नीचे तबके की महिला है जो एक ऊंचे पद पर यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। यहाँ राज्य का जो प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत को क्या कहा गया है धर्मनिरपेक्ष के रूप में। तो हम बात करते हैं, भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हमें दिखाया गया है। इसकी डिटेल में हमने व्याख्या अपनी प्रस्तावना में देखने को मिलती है। भारत ना तो एक हिंदू राष्ट्र है, ना ही हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, और इनमें से कोई नहीं है। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों के प्रति एक सांप्रदायिक भाव यहाँ पर रखता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो अर्थ होगा धर्मनिरपेक्षता का वो होगा कि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यानी जो राज्य सरकार है वो यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान रूप में देखती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है। इसका यहाँ पर सीधा सीधा जो अर्थ है वो यहाँ पर यह है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी।
धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना है, अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र यहाँ पर होता है जहाँ पर अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से ना हो, यानी वो हम लोगों यानी आम जनता के बीच में से ही वहाँ पर चुनना रखा गया हो, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं हम गणतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में यहाँ पर किया गया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर ये अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो 3 वर्ड यहाँ पर रखे गए थे हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो वो थे यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इन 3 शब्दों को यहाँ पर हमारे प्रीएम्बल में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 3 शब्द जो यहाँ पर जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो भारत की प्रस्तावना है वहाँ पर ये घोषित किया गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य यहाँ पर होगा। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका यहाँ पर सामान्य सा अर्थ यहाँ पर यही है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा, वहाँ पर जो शासक होगा वो हम में से ही चुनकर यहाँ पर भेज सकते हैं। जो हमारा शासक यहाँ पर प्रमुख जो होगा हमारा, तो वो कौन है, राष्ट्रपति, यानी हम राष्ट्रपति को हम अपने बीच में से चुनकर भेजते हैं। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर लोक कल्याण। तो ये इस तरह के जो प्रश्न हैं वो लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारे पास डी, लोक कल्याण। बाकी तीनों ही शब्द यहाँ पर हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यहाँ पर क्या रखा गया है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत को एक गणराज्य रूप में माना जाता है क्योंकि, ये प्रश्न हमने कई बार यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सही उत्तर जो यहाँ पर होगा, भारत एक गणराज्य है मुख्य रूप से क्योंकि यहाँ पर राज्य जो अध्यक्ष है उसका यहाँ पर चुनाव होता है। सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। जो हमारे पास यहाँ पर क्रम सही है वो यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में यहाँ पर सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणराज्य। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इसका सीधा से जो अर्थ है वो है यहाँ पर सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की यहाँ पर फ्रीडम दी गई है। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये डिस्कस यहाँ पर ये जोड़ा गया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर 3 और यह 1976 में हुआ था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी, ये जोड़ा गया था यहाँ पर। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था तो ये गलत है यहाँ पर। तो 1 और 3 सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोगों से क्या अर्थ यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो हम भारत के जो लोग हैं उसका यहाँ पर अर्थ होगा कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। इसका अर्थ है कि जो संविधान का निर्माण किया गया है वो भारत के लोगों द्वारा ही यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, समाजवाद का यहाँ पर क्या अर्थ लगाया जा सकता है। तो समाजवाद का जो यहाँ पर अर्थ है वो है यहाँ पर सामाजिक न्याय। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर सी, समाजवादी। तो 42वां जो हमारा संशोधन था उसके यहाँ पर 3 वर्ड हमें जोड़े थे, वो थे यहाँ पर समाजवाद और हमारे पास यहाँ पर पंथ निरपेक्ष और नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास यहाँ पर राष्ट्र की अखंडता। इन 3 शब्दों को हमने यहाँ पर अपने प्रीएम्बल में सम्मिलित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारे प्रस्तावना को। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। यहाँ पर जो प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है वो होती है कि हम भारत के लोगों के शब्दों से प्रारंभ होती है। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। तो इसी वजह से ही यहाँ पर लौकिक जो है सार्वभौमिकता है। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है।
तो अगर हम बात करते हैं जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, उसमें अगर हम देखते हैं जो चीन की क्रांति थी, जो 1911 में हुई थी, सॉरी 1912 में हुई थी, जो 1912 में हुई थी, इसका हमें प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। बाकी हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति, इसका भी प्रभाव था कहीं ना कहीं हमारी प्रस्तावना में। अमेरिकी क्रांति का भी है, और बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी उसका भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। चीन की क्रांति का हमारे संविधान पर या हमारी प्रस्तावना पर प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारा मूल भारतीय संविधान था उसमें भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। इसमें हमारा जो समाजवादी वर्ड था, इसको हमने अपने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको हमने रखा था अपने मूल संविधान में। तो मूल संविधान की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं। जो भारतीय लोकतंत्र है उसके आदर्श को हम देखते हैं अपनी प्रस्तावना में। सही उत्तर जो हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हमने बात की थी, हमने यहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ा था। तो थे हमारे पास यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता। इन 3 वर्डों को हमने यहाँ पर जोड़ा था, और कौन सा वर्ड यहाँ पर नहीं जोड़ा था वो था यहाँ पर गुट निरपेक्ष। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। बाकी तीनों वर्डों को हमने यहाँ पर जोड़ा था। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर गुट निरपेक्ष। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास कथन होने वाले हैं कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग था। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, क्योंकि हमने इसको मूल संविधान में हमारे नहीं थे, इसको हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर ऐड किया था। उक्त शब्द 1976 में संशोधन के द्वारा यहाँ पर जोड़े गए थे। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर यही है, बी इसका सही उत्तर होगा। 1985 में नहीं थे, 1976 में हुआ था जो 42वां अमेंडमेंट था। और उक्त शब्द प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, उसके अंग हैं। अगर हम देखते हैं एट प्रेजेंट, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो जो भारतीय संविधान है उसने यहाँ पर अपनाया है लोकतांत्रिक गणराज्य को। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो भारतीय लोकतंत्र है उसको स्वीकार किया गया है यहाँ पर राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निम्नलिखित में से किसके हाथ में है। तो जैसे कि हमारी जो प्रस्तावना है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोगों द्वारा, तो जाहिर सी बात है सही उत्तर जहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर जनता के हाथ में। पूरी शक्ति या सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता के हाथ में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना और उसकी रक्षा करने का प्रावधान यहाँ पर हमारे कहाँ पर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बात करते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का जो प्रावधान है वो भारत की प्रस्तावना में यहाँ पर किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो जानते हैं उसकी जो व्याख्या है वो की गई है हमारे मूल अधिकार, राज्य के डीपीएसपी, सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में। तो प्रस्तावना में जितने भी आदर्श और उद्देश्य हैं वो हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमारे डीपीएसपी और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संविधान सभा में जो प्रस्तुत उद्देश्य है प्रस्ताव था उसमें अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। तो जो बोलने का राइट है वो हमारे फंडामेंटल राइट में है, तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर प्रस्तावना में। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पर जो स्पष्ट हमें नहीं मिलता है देखने को, वो मिलता है कि संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। जो इसमें आप डेट देखते हैं 26 नवंबर, तो वो डेट है यहाँ पर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित, यानी संविधान को अडॉप्ट करना, उसको लागू करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो डेट हमें देखने को नहीं मिलती है, भारत जो संविधान है वो लागू किया गया था यहाँ पर 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो वो डेट हमें देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर 26 जनवरी 1950 वाली डेट हमें नहीं देखने को मिलती है। तो सही तो जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो जो भारतीय संविधान है वो यहाँ पर उद्घोषित नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ऐसे कोई भी वर्ड जो हैं वो हमारे प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलते हैं।
तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक भी करें। आपको ये वीडियो, ये जो हमारा प्रयास है, ये कैसा लगता है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया दैट इज शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो जो भारतीय संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा यहाँ पर स्वीकृत किया गया था, और वो यहाँ पर जो संविधान है वो अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्टली तो भारतीय जनता द्वारा यहाँ पर स्वीकृत किया गया था। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। भारत की संप्रभुता किस में निहित है। तो जो भारत की संप्रभुता है वो भारत की जनता में ही यहाँ पर निहित की गई है। तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था अंगीकृत यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर ए। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये डेट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कई बार ये यूपीपीसीएस और बीपीएससी में भी कई बार इस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो बीपीएससी में पूछा गया है, यूपी में भी तो लगातार ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कब ये यहाँ पर लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य यहाँ पर बना था। तो किस वर्ष बना था। तो ये बना था यहाँ पर 1950 में। सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर डी। संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो ये संशोधन अब तक यहाँ पर मात्र एक बार किया गया है, जो किया गया था यहाँ पर हमारे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें जो हमारा संशोधन था वो किया गया था 1976 में। एकमात्र ये संशोधन हमें अभी तक किया गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर 1976 में। तो सही उत्तर जो हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। अब ये हमारे पास यहाँ पर पूरी प्रस्तावना हमें देखने को मिलती है इस प्रश्न में। तो जैसे कि हमने अब तक जो प्रश्न है उनके बारे में अगर डिस्कस किया था, तो हमने बात की थी कि जो भारत की प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है यहाँ पर हम भारत के लोगों द्वारा, जिसमें हम जानते हैं कि लोग जो हैं वो संप्रभु हैं और भारत की जो जनता है वही यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति अपने पास करती है। फिर हमने बात की थी कि संशोधन के बारे में। यहाँ पर प्रथम संशोधन यहाँ पर किया गया था 1976 में, और इस 42वें संशोधन के माध्यम से हमने यहाँ पर 3 शब्दों को अपने प्रस्तावना में उनको ऐड किया था। तो वो कौन कौन से यहाँ पर शब्द थे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर समाजवादी शब्द और पंथनिरपेक्ष, ये 2 शब्द थे। तो पहला था हमारे पास यहाँ पर समाजवादी और दूसरा था यहाँ पर पंथनिरपेक्ष। और जो तीसरा हमारे पास जो वर्ड था वो था यहाँ पर राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो एकता और अखंडता को यहाँ पर हमने, ये 3 वर्ड थे जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसको हमने अपने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इन 3 शब्दों को यहाँ पर ऐड किया था। तो ये पूरा सिनेरियो आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न में वो डेट पूछी गई है जब उस डेट को भारतीय संविधान के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, उसको लागू किया गया था और यहाँ पर आत्मसमर्पित किया गया था। तो वो डेट थी यहाँ पर 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर जो डेट होगी 26 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। तो जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर वादा नहीं करती है। तो वादा यहाँ पर नहीं करती है, वो करती हैं पूजा की समानता के बारे में। तो यहाँ पर हमने धर्म को मानने की बात की है लेकिन पूजा की समानता के बारे में बात नहीं की है। सामाजिक न्याय है भी है, राजनीतिक न्याय भी है और विचार की स्वतंत्रता भी यहाँ पर रखी गई है। जैसे हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में तो देखो प्रतिष्ठा, अवसर, देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में यहाँ पर बात की गई है और विचार अभिव्यक्ति की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया था हमारा संविधान, उस प्रस्तावना में कौन से शब्द जो हैं वो सम्मिलित नहीं थे। तो वो थे यहाँ पर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को हमने यहाँ पर बाद में ऐड किया गया था। तो 1 2 3 से उत्तर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन
किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। ये हम दावा करते हैं इस बात का कि यदि आप इन प्रश्नों को यहाँ पर सोल्व करते हैं तो हमारा मानना है कि आपका प्रस्तावना में एक भी प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है और एक भी प्रश्न आपका इन प्रस्तावनाओं से बाहर नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने यहाँ पर प्रश्न के बारे में। तो वो है यहाँ पर संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सलाह समझाइए कि इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है। तो सही वाले को हमें पहचानना है। तो बात करते हैं पंडित नेहरू जी द्वारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पारित किया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो सही उत्तर यहाँ पर हमारे पास होगा पहला, हमारे पास सही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी आप इसके इन्फॉर्मेंट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर सही है, यानी इसके जो शब्द इसमें लिखे गए हैं उनको लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि हमने कई बार प्रश्नों में डिस्कस किया है कि 42वां संशोधन यहाँ पर किया गया था और यहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो इसका मतलब यह है कि इसमें संशोधन जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर संविधान के विशिष्ट प्रावधान है उनको यहाँ पर ये रद्द नहीं कर सकती। तो 1, 2 और 4, तो सही उत्तर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है, तो वो मिला है हमें हमारे प्रजातंत्र से। सही हमारे पास सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। तो देखिए लगातार ये प्रश्न यहाँ पर इस तरीके पूछे जा रहे हैं। तो सही उत्तर हमारे पास जो होगा यहाँ पर 42वां संशोधन। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। तो देखिए डेट वाले प्रश्न भी आपको लगातार देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में, तो वो आपकी गलती होनी चाहिए। नेक्स्ट पर बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर राज्य होगा। तो इसी साफ साफ प्रस्तावना यहाँ पर की गई है हमारे प्रस्तावना में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में प्रस्तावना यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं प्रभुता का सही क्रम यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सही क्रम जो यहाँ पर होगा उसको हम देखते हैं। भारत की प्रस्तावना में बात की गई है यहाँ पर समानता की सबसे पहले, फिर यहाँ पर बात की गई है हमारे बंधुत्व की, समानता बंधुत्वता, और फिर बात की गई है यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में, और उसके बाद ये बात की गई है यहाँ पर न्याय के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड बनता है वो है 3521, यानी ये इसका यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है। तो यहाँ पर जो स्रोत है इसका, तो वो साफ सी बात है कि वो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसका जो विधिक रूप यह है कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब जैसे हमने बात की थी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसको लागू कराने के लिए आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात आपको भारत की संविधान प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलती है कि आप कोई भी प्रस्तावना को लागू कराने के लिए आप जो है वो कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में यहाँ पर वर्णित किया है। तो इसको वर्णित किया था यहाँ पर मणिलाल मुंशी जी ने। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर सी, के.एम. मुंशी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कहीं पर, आप के.एम. मुंशी भी इसको बोल सकते हैं। सही उत्तर हमारे पास होगा कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पर कई बार डिस्कस किया है कि जो भारत की प्रस्तावना है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय के द्वारा उसको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। जैसे हम फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं वैसे ही हम उद्देशिका यानी प्रस्तावना को न्यायालय से इन्फॉर्मेश नहीं करवा सकते हैं। तो सही उत्तर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। यहाँ पर पूछा था कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। तो आशा करते हैं ये सीरीज आपको यहाँ पर पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ पर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।